Hello students and welcome in today's class, and this is the second video for class 7 civics chapter 2 and the name of chapter is role of government in healthcare। इस चैप्टर के ऊपर हमने एक और वीडियो पहले से बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने इससे पहले की बातें की गई हैं। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो बेसिकली आपका जो हेल्थ होता है उस हेल्थ का मतलब क्या होता है और उस हेल्थ को लेकर गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं। तो उसी में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटी हैं आपकी प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी थे, बट वो फैसिलिटी जब पूरे नहीं पढ़ पाए इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट कुछ नई फैसिलिटीज़ लेके आई, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो पहला फैसिलिटी जो गवर्नमेंट लेके आई मतलब गवर्नमेंट के अंदर चला वो था आपका प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी, और जो दूसरा था आपका वो था आपका पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो आपका प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या होता है और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या होता है, तो अब वक्त है इनके बारे में समझने का। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या होता है। देखो, तो दीज फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज और रिटायर्ड डॉक्टर्स। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है प्राइवेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करता, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू होता है, वो चाहे कोई प्राइवेट पर्सन हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई ऐसा इंडिविजुअल हो, तो उसके थ्रू ये चीजें चलती हैं। तो बेसिकली प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी का मतलब ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाई जा रही हो, या फिर कोई रिटायर्ड डॉक्टर अकेला चला रहा हो और वो खुद ही उसका मालिक हो, या कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन हो जो उसका मालिक हो और उस हॉस्पिटल को चला रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी कहते हैं। जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका क्या कि दे ओपन देयर ऑन हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स बाय इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें ये बताता है कि जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने खुद के हॉस्पिटल खोलते हैं, खुद के नर्सिंग होम खोलते हैं जहाँ पे दवाइयाँ भी बेचते हैं और लोगों का इलाज भी करते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, तो वो सब उस सब का मालिक वो खुद ही होते हैं और इसमें जितना ही प्रॉफिट होता है वो सब प्रॉफिट उन्हीं का होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता, तभी तो ये आपका प्राइवेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वो किस लिए ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लोगों का भला करना है, लोगों का इलाज करना नहीं, लोगों का इलाज तो करना है लेकिन बदले में उन्हें प्रॉफिट कमाना है, पैसे अर्न करने हैं, तो पैसे अर्न करने के लिए ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ऑन ए ह्यूज कॉस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसीलिए क्या बताता है, सो दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट ए वेरी हाई कॉस्ट टू पब्लिक। और इसी वजह से क्योंकि देखो ये जो आपके प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज होते हैं ये कोई गवर्नमेंट का नहीं होता बल्कि प्राइवेट पर्सन का होता है, और प्राइवेट पर्सन इन नर्सिंग होम्स को, हॉस्पिटल्स को या फिर कोई भी ऐसी मेडिकल से जुड़ी संस्था को इसलिए खोलते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, और प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो एक हाई कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं और उन फैसिलिटी को कोई लो लेवल का पर्सन या मिडिल क्लास पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता ड्यू टू द वेरी हाई कॉस्ट ऑफ दिस फैसिलिटी इन हॉस्पिटल, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने भी हॉस्पिटल्स, अपने भी नर्सिंग होम खोलने चालू किए, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको हम पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी कहते हैं। तो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी तो आपका वो हो गया जो किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी होता है, सो बेसिकली पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू देयर पब्लिक, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहता है, दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ये जो फैसिलिटीज होती हैं ये डायरेक्ट आपकी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये ध्यान रखना। मतलब गवर्नमेंट कई हॉस्पिटल्स खोलते हैं, नर्सिंग होम्स खोलते हैं, अलग अलग मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं जहाँ पे लोग अपना जाके फ्री में या फिर कम से कम रेट में इलाज करा सके, और वहाँ पे मिडिल क्लास, लो क्लास, हाई क्लास सभी क्लास के लोग अपना इलाज आराम से करवा सकते हैं और बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए, ये आपको ध्यान रखना है। दे प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज एट ए वेरी लो प्राइस, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है और गवर्नमेंट इसमें सभी चीज़ें काफ़ी लो प्राइस पे रखता है। इस वजह से जो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वो काफ़ी कम दामों में प्रोवाइड होती है, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ का हो, या चाहे वो आपका मेडिकल का हो, ऑपरेशन का हो, या फिर आपको अपना इलाज कराना हो, किसी भी तरीके का ना। नेक्स्ट कहता है बिकॉज दे ओनली फोकस, अब देखो मेन क्वेश्चन ये उठता है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है ये गवर्नमेंट सस्ते में प्रोवाइड क्यों कराती है, तो उसका रीजन ये है कि दे ओनली फोकस्ड ऑन चेकिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटी। कि देखो जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी होता है इनका मेन फोकस इस बात पे होता है कि लोगों का फ्री में इलाज कर सके और अपने देश को क्या रख सके, एक फिट और हेल्दी रख सके अपने देश के लोगों को। हालांकि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी का मेन मोटिव ये होता है कि लोगों का इलाज करे, लेकिन लोगों का इलाज हाई से हाई रेट में करे ताकि उनको प्रॉफिट अर्न हो। वहीं पर उल्टा पब्लिक हेल्थ केयर में क्या होता है कि लोगों का इलाज काफी लो प्राइस में करते हैं, ठीक है, या मुफ्त में भी कर देते हैं कई इलाजेस ताकि वो लोगों का ख्याल रख सकें। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन प्राइवेट हेल्थ केयर का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है, तो देखो ये तो हो गया प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो आपकी गवर्नमेंट उन्होंने हॉस्पिटल, नर्सिंग होम ये सारे चीजें तो आपकी खोली हैं, बट कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स भी चलाए टाइम टाइम पे
ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके किसी बीमारी को लेकर कि वो उस बीमारी से बचे रहें। अगर उनको बीमारी है तो वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके या पब्लिक हेल्थ केयर में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं टाइम टाइम पे, और आगे भी चलाएगी और अभी भी चलते हैं। जैसा भी आपको पता है कोरोना का थोड़ा माहौल सा बना हुआ है, तो उसके लेके भी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो टीवी पे हो गया या रेडियो पे हो गया या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने होंगे, उसको लेके वो अवेयर लोगों को फैलाती रहती है और प्रोग्राम्स भी चलाती है, और जगह जगह उन्होंने कैंप भी लगा दिए ताकि कोरोना की वैक्सीन लोगों को फ्री में लगाई जा सके। अब देखो, तो इसी कड़ी में कुछ मेजर हेल्थ केयर प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चलाती है अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स में, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहती है कि वो फ्री में लोगों का इलाज करें, बदले में प्राइवेट हॉस्पिटल को पब्लिक हॉस्पिटल यानी कि जो गवर्नमेंट है वो उनको फीस पेमेंट करेगी। तो क्या कहता है, तो ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है? तो देखो लिखा हुआ है मेजर पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ मेजर जो इंपॉर्टेंट है उस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो प्रोग्राम है वो है आपका यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम, दूसरा है आपका पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम, और थर्ड है आपका नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम। ठीक है, अब ये तीनों प्रोग्राम्स, यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम, नेक्स्ट है आपका पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम, और थर्ड है आपका नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम। अब इन तीनों प्रोग्राम का मतलब क्या है, इन तीनों प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, और ये कितना फायदेमंद हुआ, और ये अभी भी चलता है नहीं चलता है, इसके बारे में हम देखते हैं हम आगे तीनों प्रोग्राम के बारे में वन बाय वन। तो देखो, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल गोइंग टू सी ऑल थ्री प्रोग्राम विच वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू स्टॉप सम डिजीज। तो देखो, सबसे पहला जो प्रोग्राम अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको इससे पहले बताया 3 प्रोग्राम मेनली थे जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए थे, जिसमें से पहला प्रोग्राम था आपका यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम। तो बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम वाज दैट प्रोग्राम विच वाज स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1985। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहता है, फर्स्ट लॉन्च इन द अर्बन एरियाज इन 1985 एंड एक्सटेंडेड टू द एंटायर कंट्री बाय 1990। तो ये जो आपका यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम है, ये सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के अंदर 1985 में स्टार्ट किया गया, और 1985 में जो आपके अर्बन एरियाज थे, ठीक है, जो आपके शहरी इलाके थे, अर्बन एरियाज थे, उनके अंदर स्टार्ट किया गया, और उसके बाद ये आपका पूरे कंट्री में 1990 तक फैला दिया गया जब इसके फायदे दिखने लगे। तो पहले इसको सिर्फ अर्बन एरिया में स्टार्ट किया गया 1985, और उसके जाके 1990 में पूरी कंट्री में से फैला गया। तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये उठता है कि यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम है क्या? तो यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम आपको वो प्रोग्राम है जिसके अंदर बच्चों से जुड़ी हुई ज़्यादातर बीमारियाँ थी। बच्चों से मान लो जैसे आप छोटे बच्चे हो गए या फिर जो न्यू बॉर्न बेबीज हो गए, तो उनको कुछ ऐसी डिजीज थी जो उनको ज़्यादातर हुआ करती थी। तो उन बच्चों को उन डिजीज से बचाने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया, जिसका नाम यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम रखा गया। और इसके अंदर 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई बीमारियों को कवर किया गया, और वो ज़्यादातर बीमारियाँ ऐसे होती थी जो बच्चों को ज़्यादातर होते थे। तो उन बच्चों को उस बीमारी से बचा जाए, इसके लिए आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इन 1985। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन 1988 टू 2006 6 डेडली डिजीज लाइक डायपेथीरिया, स्मॉल पॉक्स, पर्शियस, मीसेल्स, नियोनेटल टेटनस एंड पोलियोमियलिटिस आर डिक्लाइन। ठीक है, देखो, जब यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम आपका 1985 में लॉन्च किया गया, तो उसके 3 साल बाद यानी 1988 से लेकर 2006 तक, हालांकि ऐसे बहुत सारी बीमारियां जिसके बारे में इस प्रोग्राम के अंदर ध्यान दिया गया और उसको खत्म करने के लिए बहुत कुछ किया गया, बट 6 मेजर बीमारियां जो बहुत ही डेडली वायरस थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जिसमें पहला है आपका डायपेथीरिया। डायपेथीरिया आपकी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो आपका बच्चों के ज़्यादातर जो बच्चों के जो गले होते हैं वो फूल जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके गलों के अंदर क्या होता है, ब्राउन सी पतली सी लेयर जम जाती है, और जिसकी वजह से उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और उनका जो गला होता है फूल जाता है, तो वो आपका डायपेथीरिया होता है। उसके बाद आपका स्मॉल पॉक्स, कुछ ये बीमारी होती है आपकी जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जिसको हम कई जगहों पे से चेचक भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर पूरे छोटे छोटे बहुत सारे दाने हो जाते हैं, तो उन दानों से ही बचाने के लिए ये स्मॉल पॉक्स से ही बचाने के लिए कई वैक्सीनेशन चलाए गए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्शियस आपकी एक ऐसी बीमारी है जिसको कई इलाकों में काली खांसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बच्चों को, मैंने पहले बताया ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चों से जुड़ी हुई हैं। तो ये भी आपका जो बीमारी है पर्शियस, ये आपकी ऐसी बीमारी है जो बच्चों को ज़्यादा होती थी। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई बच्चा है तो उसको गले में जो दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से वो लगातार खांसता रहता और बहुत ज़्यादा खांसता, और इससे क्या होता था, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम भी हुआ करती थी। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए इस यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम को चलाया गया। उसके बाद मीसेल्स में क्या होता था, बेसिकली आपका ऐसी बीमारी जिसके अंदर फीवर बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, कमजोरी होना बच्चों में, और ज़्यादातर बच्चों की बॉडी का स्किन कुछ इस तरह से बॉडी का स्किन चेंज हो जाया करना। ठीक है, तो ये भी एक बहुत खतरनाक बीमारी और डेडली वायरस में से एक था। उसके नेक्स्ट था आपका नियोनेटल
टेटनस। तो ये जो आपका न्यूनेंटल टेटनस था, ये एक ऐसी बीमारी है जो एक देखो, हालांकि ये सारी बीमारियां भी बच्चों से जुड़ी हुई है, लेकिन ये ऐसी बीमारी थी जो 4-5 साल के बच्चों या उससे ज़्यादा या उसके आसपास के बच्चों को हुआ करती थी। लेकिन जो आपका न्यूनेंटल टेटनस था, ये एक ऐसी बीमारी है जो बोर्न बेबी है, जो न्यू बोर्न बेबी है, उसके साथ ही ये बीमारी भी आती थी। और ये बीमारी इसलिए हुआ करती थी क्योंकि जो माएँ होती थी, जो मतलब बेबी को जन्म देती हैं, तो वो जो मदर होती थी, उनका जो इम्यून सिस्टम होता था काफ़ी कमज़ोर होता था, और मदर का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होने की वजह से ये बीमारी बच्चों के अंदर देखने को मिलता था। ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है आपका पोलियोमाइलिट्स, जिसको हम पोलियो भी कहते हैं इन शॉर्ट। तो ये भी आपकी एक बीमारी है जो भी काफ़ी खतरनाक डेडलेस बीमारी है। इसके अंदर बॉडी के कोई पार्ट काम ना करना काउंट होता है, जिसके अंदर कोई हाथ ना काम करना, कोई पैर ना काम करना, या फिर हाथ पैरों का मुड़ा हुआ होना, या अगर इनको तो मतलब काफ़ी ऐसे बॉडी जो थे आपके उसमें नुकसान हुआ करता था। तो हुआ क्या बेसिकली, इन बीमारियों से बचने के लिए तो यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम के अंदर ही बच्चों को पैदा होते ही वैक्सीनेट करना चालू कर दिया गया। तो जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उनको इन सभी बीमारी से बचने के लिए एक एक वैक्सीनेशन दिए जाते थे। ये नहीं कि बीमारी अगर बच्चा बोर्न हुआ तो तुरंत वैक्सीन लगा दिया, नहीं, कुछ समय बाद एक हफ्ते, 6 महीने, 3 महीने के गैप में इन सारी बीमारी से बचने के लिए बच्चों को बचपन में ही वैक्सीन दे दिए जाते थे। और अब आज तक जो नए बच्चे बोर्न होते हैं उनको अभी भी इन सारी बीमारी से बचने के लिए बचपन में ही वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। और वो वैक्सीनेशन किस प्रोग्राम के अंदर होता है, तो वो आपका यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम के अंदर ही होता है, ताकि हम इस डेडली बीमारियों से बचाया जा सके बच्चों को। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है आपका, ये पॉइंट क्या कहता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर हेपेटाइटिस बी, जापानीज इंसेफेलाइटिस was started in 2002 and 2006 respectively, which was later expanded to all over country। और देखो, इस यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में सिर्फ बच्चों के जो बीमारी होती है उनसे ही बचने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अदर जो डेंजरस बीमारीज होती है, जैसे आपका हेपेटाइटिस बी, जिससे आपके लीवर पर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और ये बीमारी आपकी ऐसी बीमारी होती है जो बहुत तेज़ी से 1% टू अनदर पर्सन फैलता है। लेकिन ये आपका कफ से नहीं फैलता, बल्कि जैसे आपका ब्लड शेयरिंग हो गया या कोई अदर लिक्विड शेयरिंग हो गया, उससे आपका ये फैलता है। उसके बाद आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये भी आपकी बीमारी है जिसमें ब्रेन ज़्यादा इफेक्टेड होता है। इसको दिमाग की बीमारी भी कई बार कहा जाता है, जिसमें आपके ब्रेन में सूजन हो जाना होता है और काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये ऐसी बीमारी थी, जो हेपेटाइटिस बीमारी थी, वो सबसे पहले इंडिया में 2002 में फाइंड की गई, और जो जापानीज इंसेफेलाइटिस थी वो 2006 में सबसे पहले फाउंड की गई। ये आपको ध्यान रखना है। और धीरे धीरे करते करते पूरी कंट्री के अंदर फैल गए। बट इससे ही बचने के लिए कुछ प्रोग्राम, जो कुछ वैक्सीनेशन थे वो स्टार्ट किए गए अंडर यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, विच वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेफगार्ड टू द कंट्री एंड इट्स पीपल बाय दीज वेरी डेडली वायरस और डिजीज। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, जो कि आपका पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम आपका ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए स्पेशली स्टार्ट किया गया था। तो इसमें बेसिकली आपको क्या कहता है कि according to a survey in 2006 and 2007, 670 cases in 114 districts and 874 cases in 99 districts of polio found। मतलब कुछ आपके सर्वे हुए, एक सर्वे आपका 2006 में हुआ, एक सर्वे आपका 2007 में हुआ। तो 2006 के सर्वे में ये पाया गया कि इंडिया के 114 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 676 केसेस, और 2007 के सर्वे में पाया गया कि 99 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 874 केसेस पाए गए। किसके? पोलियो के। ठीक है, जिसके बाद क्या किया गया, आफ्टर विच पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम स्टार्टेड। और इस पोलियो से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए और ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है आपका पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम। और जब इस प्रोग्राम को चलाया गया, लोगों को वैक्सीनेट किया गया, बच्चों को, हर एक को, तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर विच ओनली 1 केस ऑफ पोलियो फाउंड इन 2011, जिसके बाद सिर्फ एक ही केस पूरे इंडिया के अंदर पाया गया 2011 के अंदर। और जिसके बाद 2011 के बाद ये पोलियो केस भी पूरी तरह से खत्म हो गया। और फाइनली आफ्टर 2011 इंडिया बिकम द पोलियो फ्री कंट्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स थे जो आपके इंडिया के अंदर चलाए गए। तो देखो, पहले हमने समझ लिया यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम, फिर हमने समझ लिया पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम। अब पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो गवर्नमेंट ने चलाए थे, तो उन रूल्स और रेगुलेशन को हम देखेंगे। उसके बाद हम थर्ड प्रोग्राम पढ़ेंगे। तो देखो, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब बेसिकली यहाँ पे, इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था जो प्रोग्राम जिसका नाम था आपका पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम, तो उसके अंदर हमने देखा था किस तरह से गवर्नमेंट ने 2011 से और उसके बाद पूरे कंट्री के अंदर पोलियो का जो पूरा जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया और एक कंट्री को एक पोलियो फ्री कंट्री बना दिया।
ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव थे या फिर ऐसे कौन से स्टेप थे जो गवर्नमेंट ने लिए जिससे सच में पोलियो कंट्री फ्री इंडिया बन गया। तो पहला जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था वो था आपका ए रैपिड रिस्पॉन्स टीम टू हैव प्रिपेयर्ड इन ऑल स्टेट या यूनियन टेरिटरी टू रिस्पॉन्ड एनी पोलियो आउटब्रेक। देखो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने हर कंट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर लिया, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर लोगों का एक टीम बना दिया, और उनका काम ये था कि अगर कहीं भी पूरे इस स्टेट के अंदर हर एक स्टेट में हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर गवर्नमेंट ने एक टीम बना दिया जो कि क्या करता कि अगर कहीं भी पोलियो के बारे में पता चलता तो तुरंत उसके ऊपर रिस्पॉन्स देता ताकि पोलियो फैले ना। इससे क्या हुआ उस पर्टिकुलर स्टेट में पोलियो को फैलने से रोका गया। तो उसके क्या कहता है, स्पेशल बूथ्स आर एस्टैब्लिश इन द एरिया बोर्डिंग अदर country, so every children below 5 years of age entering our country are given polio drops। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या लिया गया कि ऐसे जितने भी इंटरनेशनल जो आपके फ्लाइट चलने वाले जो जगह थे, इंटरनेशनल जो आपके एयरपोर्ट थे, तो उन एयरपोर्ट के बाहर पे क्या कर दिया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक आपका बोर्डिंग वाले एरिया पे पोलियो बूथ लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए, पोलियो बूथ। कि भाई दूसरे कंट्री से अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम है अगर वो हमारी कंट्री के अंदर आता है तो उसको क्या कर दिया जाए, उसको पोलियो की ड्रॉप्स दे दी जाए ताकि अगर उसके अंदर पोलियो की कोई लक्षण हो या पोलियो उसको हो तो हमारी कंट्री में ना फैले और वही पोलियो फ्री हो जाए। उसका जो नेक्स्ट इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया वो क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 107 हाई रिस्क एरिया एंड इम्प्लीमेंटेड मल्टी स्ट्रेटेजी टू एंड पोलियो केसेस। और देखो ये तो ऐसा गवर्नमेंट ने किया ताकि किसी स्टेट के अंदर इससे पहले पोलियो फैले तो उन लोगों को पता चल जाए और उस पोलियो को रोका जा सके। लेकिन ऐसे स्टेट या फिर ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे पहले से आपके पोलियो फैल चुका था तो उनको रोकने के लिए क्या किया गया कि वहाँ पे ना एक अलग तरह के अलग अलग फैसिलिटीज़ दी गई वहाँ के लोगों को। जैसे वहाँ पे हाइजीनिक रखा गया, क्लीनिंग रखा गया, वहाँ पे क्लीन वाटर दिया गया लोगों को पीने के लिए, और साथ में वहाँ पे पोलियो का जो एक स्ट्रेटजी था पोलियो ड्रॉप्स का वो काफ़ी तेज़ी से फैलाया गया ताकि जहाँ पे पहले से ही पोलियो फैला हुआ उसको जल्दी खत्म किया जा सके। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट है आपका ऑल्सो हाउस टू हाउस विजिट स्टार्टेड टू वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन। और एंड लास्ट में ये भी किया गया कि घर घर जाके लोगों को, चाहे घर हो, रेलवे हो, बस स्टैंड हो या अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, गवर्नमेंट ने अपने लोगों को, अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजना चालू किया और वहाँ घर जाके क्या किया, मतलब जो बच्चे थे उनको ड्रॉप्स देने चालू किए, किसके, पोलियो के, ताकि उनको पोलियो से रोका जा सके और अगर उनको पोलियो की बीमारी हो तो उससे उनको मतलब मुक्ति मिल जाए। तो देखो आज की अपने क्लास में देख लिया कि 2 प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ने चलाया है। ठीक है, एक प्रोग्राम था आप यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम और दूसरा था आपका पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम हमने देख लिया और दोनों प्रोग्राम किस तरह से इंडिया के अंदर सक्सेसफुल रहे, विच वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अगर यही प्रोग्राम किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा चला जाता तो शायद बहुत ज़्यादा खर्चा लोगों का लग जाता है, फिर बहुत ज़्यादा पैसा लोगों से वसूला जाता है, बट क्योंकि पब्लिक था, गवर्नमेंट का था, तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगा और लोगों को इससे काफ़ी फायदा भी हो और जो मेन बीमारियां थी इसको काफ़ी हद तक खत्म किया गया। और अब जो नेक्स्ट और लास्ट प्रोग्राम रह गया उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। टिल बाय बाय, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग।